Hello everyone, my name is Gufran Chaudhary and in this video we are going to start AMU BLLB 2023 previous year question paper. So in today's class the first question is the present participle of arise. Arise is a verb and इसका हमें participle बताना है present participle. The first thing is हमें पता होना चाहिए participle होते क्या हैं. Participle is a verb form that can function as an adjective. पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फॉर्म होती हैं जो एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर सकती हैं और देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल. एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है. प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द सेकंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल. जैसा कि हम कह चुके हैं कि पार्टिसिपल होती क्या है. पार्टिसिपल वर्ब की ही फॉर्म होती हैं जो एज एन एडजेक्टिव कर सकती हैं काम. फंक्शन किस चीज का कर सकती हैं? एडजेक्टिव का. वर्ब तो है ही लेकिन इसको हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं. अब एडजेक्टिव बनाएंगे किसी भी वर्ब को. जब हमें एडजेक्टिव बनाना होता है तो दो तरीके हैं उसको बनाने के. एक तो ये है कि आप उसको आईएनजी लगा सकते हैं, उसमें हम सफिक्स कर देंगे आईएनजी. अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो वहां पर आप सफिक्स कर सकते हैं आईएनजी. किसी भी वर्ब में जब आप आईएनजी, और इसको ही हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर है ना अराइज. अराइज एक वर्ब होती है. अराइज को ही आईएनजी आप लगा देंगे तो ये अराइजिंग बन जाएगा. कोई भी आप फॉर्म लीजिए, कोई भी आप वर्ब लीजिए. गो है, गो एक वर्ब है. अगर आप इसको आईएनजी वर्ब लगा देंगे, इसमें सफिक्स कर देंगे तो ये गोइंग बन जाएगी. गोइंग के दो तरीके हैं. या तो गोइंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को दिखाएगी जो हम टेंस में यूज करते हैं. आई एम गोइंग देयर मतलब मैं वहां जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखा रहा है. दूसरी चीज ये है कि ये जो गोइंग है वो एज एन एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा. दो तरीके हैं यहाँ पर. सो एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो आप आईएनजी लगाकर बना सकते हैं किसी भी फॉर्म पे. एक तरह से आप इसको कह सकते हैं जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है वर्ब की वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है. दूसरी चीज ये है कि आप इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बना सकते हैं. पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी जितनी भी वर्ब्स को एंड करेंगे आप. देखिए सबसे पहले तो इसको समझते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या जो हमने आईएनजी फॉर्म बनाई है. ठीक है, एक तरह से मुझे एक सेंटेंस लेना चाहिए. रनिंग रनिंग वाटर रनिंग वाटर इज फ्रेश. यानी कि चलता हुआ पानी कैसा होता है? फ्रेश होता है. रनिंग वाटर इज फ्रेश. यही चीज है ना यहाँ पे. अब यहाँ नाउन क्या है? सर नाउन है यहाँ पर वाटर. वाटर क्या हुआ? नाउन. नाउन को क्वालिफाई क्या चीज कर रही है? पानी है तो कैसा है? ठहरा हुआ है, चलता हुआ है, कैसा है? खट्टा है, मीठा है, व्हाइट है, ब्लैक है, कैसा पानी है? इसको जो भी चीज नाउन को क्वालिफाई करती है उसको ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं. पानी कैसा है? रनिंग वाटर है. ठीक है. सो ये किस चीज का वर्क कर रही है यहाँ पर? ये जो रनिंग फॉर्म है एज एन एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पर. यानी कि पानी को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पर कि पानी कैसा है? सर चलता हुआ पानी है. इसी चीज को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. यानी कि जो भी वर्ब की फॉर्म एज एन एडजेक्टिव का काम करती है उसको ही हम पार्टिसिपल बोलते हैं. दो तरह के पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है. प्रेजेंट हमने देख लिया. एक एडजेक्टिव और भी हम देख सकते हैं. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ गर्ल. सो शी इज रनिंग फास्ट. शी इज रनिंग फास्ट. कैसा दौड़ रही है वो? कोई लड़की है जो दौड़ रही है फास्ट. कैसा? फास्ट. ठीक है. सॉरी, शी इज क्या कर रही है वो? सर फास्ट कर रही है किस चीज को? रनिंग को. सो जो यहाँ पर रनिंग है वो किस चीज का काम कर रहा है? सर ये एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ए डी जे हम इसको बना सकते हैं. यानी कि रनिंग इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर, एज एन एडजेक्टिव. ठीक है जनाब. सो ये हुआ हमारे पास में प्रेजेंट पार्टिसिपल. समझ आया होगा. इसी वजह से इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? सर आंसर हो जाएगा सी, अराइजिंग. अच्छा एक चीज और है जो मैंने बताया था आपको कि पास्ट पार्टिसिपल भी होता है. सर पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें क्या करना है? मैं इसको फिलहाल के लिए रेस कर रहा हूँ. एंड इफ यू वांट टू मेक अ पास्ट पार्टिसिपल जस्ट ऐड सम प्रेफिक्सेस एंड न्यू यू विल गेट न्यू एडजेक्टिव. देखिए अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाना है यहाँ पर किसी भी फॉर्म को किसी भी वर्ब में, सो हम क्या करेंगे पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए? सर अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, यूजुअली होता ये है कि जितनी भी वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स में एंड होती हैं किस चीज से? ईडी से एंड होंगी.
ठीक है, कुछ में डी लगाते हैं, सिर्फ डी से आप एंड करेंगे, कुछ सिर्फ और सिर्फ टी से बन जाएंगी, कुछ ई एन लगाना पड़ता है, कुछ वर्ब्स में एन से बना लेते हैं आप पार्टिसिपल। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अराइज को अराइजन लिखा है, ये अराइज वर्ब का ही पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अराइज वर्ब का ही पास्ट पार्टिसिपल। ई एन से हमने इसको सफिक्स किया है ना, अराइज एक वर्ब होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ अराइज को आपने क्या कर दिया? एन से सफिक्स कर दिया। सो ये जो एन वर्ड है, एन जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये किस चीज को शो करेगा? सर ये पास्ट पार्टिसिपल को शो करेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जहां पर भी आप देखते हैं ये पास्ट पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट को शो करती है और पास्ट पार्टिसिपल भी होती है। अभी ये भी ऐसे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, एक तो उसका वर्ब क्या होता है सर? टेंस में पास्ट इंडेफिनिट को शो करना। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो एज एन एडजेक्टिव भी वर्क करती है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है। कैसे? वी कैन अगेन टेक एन एग्जांपल। हमें बोलना चाहिए द ब्रोकन, वी कैन से द ब्रोकन विंडो, द ब्रोकन विंडो, द ब्रोकन विंडो नीड्स रिपेयर, नीड्स रिपेयर, रिपेयर। अब विंडो है, कैसी विंडो है सर? टूटी हुई विंडो है। विंडो है तो कैसी है? ठीक है ना? तो जो भी नाउन को क्वालिफाई करता है, जो भी चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसी को तो एडजेक्टिव कहा जाता है। विंडो है तो कैसी है? टूटी हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये एक वर्ब किस चीज का कर रही है सर? यहाँ एज एन एडजेक्टिव का काम कर रही है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, कैसी विंडो है? टूटी हुई विंडो है। तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जनाब। अच्छा दूसरी बात, एक चीज और है, आई हैव ईटन लंच, आई हैव ईटन माई डिनर। मैं कह सकता हूँ आई हैव ईटन माई डिनर। सो वी कैन से आई हैव ईटन, आई हैव ईटन माई डिनर, माई डिनर। मैं डिनर कर चुका हूँ अपना। क्या किया है आपने सर? डिनर कर चुके हैं। सो यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेन नाउन क्या है सर? मेन नाउन है यहाँ पर माई डिनर, ये है नाउन माई डिनर। ठीक है, किया क्या है आपने? ईटन, यानी कि खा चुके हैं। तो ये जो ईटन सेकंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, किस चीज का वर्क कर रही है? एज एन एडजेक्टिव का। इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जो भी आप वर्ब होती है उसको अगर वो आप कुछ सफिक्स हैं, ईडी है, डी है, टी है, ई एन है और ई है, एन है, अगर इनको लगाएंगे आप तो ये वर्क किस चीज का करेंगी सर? ये पार्टिसिपल का काम करेंगे। तो मुझे लगता है आप समझ में आया होगा। अच्छा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ये है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पहला वाला जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है एंड द सेकंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। इस वजह से द करेक्ट आंसर शुड बी सी, अराइजिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज फेदर, यहाँ पर है ही इज फेयर। इसको हम हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट हमें करना है, हमसे ये पूछा गया है कि आपको इसका मीनिंग बताना है। ये जो फ्रेज है, ये जो फ्रेज है यहाँ पर जो भी है यहाँ पे, इसका हमें आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है। अच्छा एक चीज और है, फेयर वेदर जो वर्क करता है, ये जो फंक्शन है, ये जो वर्ड है, ये इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो एडजेक्टिव होती है। क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव होती है। सो इसका जो फंक्शन है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये फ्रेंड की बात की जा रही है। फ्रेंड क्या है सर? यहाँ पर नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। कैसा दोस्त है? फेयर वेदर। सो ये जो वर्क करेगा वो एज एन एडजेक्टिव का वर्क करेगा और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है वो एडजेक्टिव ही होती है। ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स, इस फेयर वेदर का मतलब क्या हुआ जनाब? फेयर वेदर का मतलब वो होता है जो अनरिलायबल और अनट्रस्टवर्दी दोस्त है। अनरिलायबल एंड अनट्रस्टवर्दी दोस्त है। हम कह सकते हैं हु इज ओनली फ्रेंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल बट लीव, कब छोड़ जाता है आपको? बट लीव, कह सकते हैं बट लीव यू ड्यूरिंग योर डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि हु इज ओनली योर फ्रेंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल बट लीव यू ड्यूरिंग योर डिफिकल्टीज। मतलब जब आपके पास में पैसा है, जब आपके पास में शोहरत है, तब तो आपके पास में रहेगा। जब आपके पास में जैसे ही डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, कुछ कठिनाइयां, पैसों की तंगी आई, आपका दोस्त आपको छोड़कर चला जाएगा। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंसान है, उसको ही हम, कोई भी हो सकता है, इट कुड बी शी, इट कुड बी ही। सो ये जो पर्सन है इसको ही हम क्या बोलते हैं? फेयर वेदर बोलते हैं। विच मीन्स अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं सर? इसको हम कह सकते हैं ये एक ऐसा इंसान है, जब आपके पास में चीज़ें अच्छी हैं, जब आपके पास में पैसा है, शोहरत है, तब तो आपके पास है, लेकिन जब चीज़ें थोड़ी डिफिकल्टीज
यू आर फेसिंग सो मैनी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स, एट दैट टाइम ये पर्सन आपको लीव कर देगा। सो ये कह सकते हैं हम अनरिलायबल, जिस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अनरिलायबल। ये इंसान कैसा है? अनरिलायबल है और अनट्रस्टवर्दी है, जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अनट्रस्टवर्थी हो सकता है ये, ऐसा दोस्त है ये। अनट्रस्टवर्थी फ्रेंड्स आर कोल्ड फेयर वेदर, ये मीनिंग हुआ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो भी यहाँ पर ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। अ गुड फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं, अच्छा दोस्त नहीं है। अ फेवरेबल फ्रेंड ये भी नहीं हो जाएगा, फेवरेबल भी अच्छा ही हो जाएगा। अ बेस्ट फ्रेंड ये भी नहीं है। सो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर। वन हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, जो भी इंसान आपको क्या कर देता है? डिजर्ट कर देता है। अच्छा, desert has two meanings. Desert is a verb and it has two meanings. It's a noun also. It has two meanings. We can see the first thing is desert. Desert is a noun as well as it's a verb. Desert के दो मतलब होते हैं। एक तो डेजर्ट वही है जिसको हम पढ़ चुके हैं, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। एक मतलब है इसका रेगिस्तान, ठीक है। सो एक मतलब तो हुआ इसका रेगिस्तान, जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं। इसकी हिंदी रेगिस्तान। सो ये हो जाएगा यहाँ पे रेगिस्तान। द सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज लीव समबडी और समथिंग फॉर एवर। हमेशा के लिए किसी इंसान या किसी चीज को छोड़ देना, उसको ही हम डेजर्ट करना बोलते हैं। सो वी कैन से लीव समबडी, लीव समबडी और समथिंग, लीव समबडी और समथिंग, दैट इज कॉल्ड। अच्छा, एक चीज और है, कब के लिए? हमेशा के लिए, फॉर एवर। लीव समबडी और समथिंग फॉर एवर, इट वुड बी डेजर्ट। तो दो मतलब हुए, यानी कि एक इंसान है जो आपको हमेशा के लिए छोड़ देता है आपकी डिफिकल्टीज टाइम में। दैट फ्रेंड इज कॉल्ड फेयर वेदर दोस्त, फेयर वेदर फ्रेंड। ओके, चलिए। द थर्ड idiom is burn the candle at both ends. There is a idiom burn the candle, burn the candle यहाँ पे है। इस idiom का आपको मीनिंग बताना है। burn the candle at both ends, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है? burn the candle at both ends, it means work very hard, बहुत हार्ड वर्क करना, very hard। इसका मतलब होता है जनाब वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। इस idiom का मतलब होता है वर्क, काम कर रहे हैं कैसा? बहुत ही हार्ड वर्क, वेरी हार्ड, रात दिन मेहनत करना। दैट वुड बी वर्क वेरी हार्ड, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। सो यहाँ पर अगर इसमें हम देखें तो क्या हो जाएगा? सर बी इन हंग्री, ये भी हरी, बी इन हरी जल्दी में नहीं होना, ग्रेटेड भी नहीं होगा एंड पजल्ड भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर, टू वर्क वेरी हार्ड। बर्न द कैंडल मीन्स वर्क वेरी हार्ड एंड वी कैन से वर्क वेरी हार्ड, ऑब्वियसली इसका मतलब ये है। अच्छा, सिमिलरली जैसा ये है, इसके ही जैसा एक एक और भी होता है ईडियम, एंड मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा भी होगा। उसका मतलब होता है बर्न द मिडनाइट, बर्न द बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट, NIGHT, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो एन ईडियम एंड इट मीन्स वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब देर रात तक वर्क करना, या तो देर रात तक कोई भी काम करना या देर रात तक पढ़ाई करना। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। सो ये हो जाएगा वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक पढ़ाई करना, इनटू द नाइट, NIGHT, इनटू द नाइट। या किस पर्पज से है? या तो स्टडी लेट, आप बोल सकते हैं, या तो स्टडी कर रहे हैं लेट, स्टडी लेट, और कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, काम भी कर रहे हैं, इनटू द नाइट, इनटू द नाइट, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो बर्न बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है, इट मीन्स वर्क लेट एट इनटू द नाइट, देर रात का काम करना, इसका ये मतलब हो जाएगा। सो ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, बोनस है, इसको भी आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलिए, बोनोमी। बोनोमी सिनोनिम बताना है। बोनोमी का मतलब होता क्या है? बोनोमी मीन्स होता है जीनियल या जीनियलिटी हो जाएगा। जीनियल का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडली। योर बिहेवियर इज फ्रेंडली, यू आर फ्रेंडली टू अदर्स। सो बोनोमी मीन्स होता है फ्रेंडली, अ पर्सन हु इज फ्रेंडली टू अदर्स। और इसके नेचर की अगर एज ए नाउन बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा फ्रेंडलीनेस।
बोनोमी मीन्स क्या हो जाएगा सर, इट मीन्स फ्रेंडलीनेस। सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर। या इसके ही कुछ सिनोनिम लिख लेना, जीनियलिटी बोल सकते हैं हम। जीनियल क्या होता है, एक एडजेक्टिव, जीनिया जीनियलिटी नाउन हो जाएगा। सो बोनोमी मीन्स जीनियलिटी, इसका मतलब भी होता है फ्रेंडलीनेस। ठीक है, आपका बिहेवियर आपका क्या है, रूड नहीं है, आप फ्रेंडली हैं दूसरों को लेकर, उसको ही हम फ्रेंडलीनेस बोलते हैं। बोनोमी मीन्स हो जाएगा फ्रेंडलीनेस। एम्प्टीनेस तो खालीपन है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओपननेस तो जो भी इंसान बहुत ही ओपन है लेकर, बहुत ज्यादा छुपी हुई नहीं है, तो वो ओपननेस है। इंटीमेसी आप जानते होंगे, अ क्लोज रिलेशनशिप विद समवन, दैट इज कॉल्ड इंटीमेसी। क्लोज रिलेशनशिप, अ क्लोज रिलेशनशिप, ये हो जाएगा अ क्लोज रिलेशनशिप विद समवन। जाहिर सी बात है किसी इंसान के साथ ही रखते हैं रिलेशनशिप, विद समवन, इट इज कॉल्ड इंटीमेसी, समवन। चलिए, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड, आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड, इसका मतलब होता क्या है, आर्ट ऑफ वर्ड। जो ना आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, नरेशन। नरेशन भी तो यही है ना, किसी की कही बात को किसी दूसरे को समझाना, दैट वुड बी नरेशन। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए किसी का भी नेम ले लेते हैं कि राहुल ने कहा था, राहुल ने, मैं मुझे बताना है, किसी किसी पर्सन को बताना है, शुभम को बताना है। सो मैं कहूंगा राहुल ने कहा था, क्या कहा था। सो राहुल ने कहा था, शुभम को मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा। अब ये मैं नहीं जाऊंगा किसने कहा था, राहुल ने कहा था। मैं बता किसको रहा हूँ, शुभम को बता रहा हूँ। सो राहुल की कही बात को मैं शुभम को जो बता रहा हूँ, इसको ही तो हम नरेशन बोलते हैं, जो कि आप इन्वर्टेड कॉमास में आप लगाते हैं कही बात को। नरेशन आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टाइम पर आपको बताया जाएगा, दैट इज कॉल्ड नरेशन। किसी की कही बात को किसी और को बतलाना, उसी चीज को हम नरेशन बोलते हैं, नरेट करना। यहाँ से ये वर्ब होती है नरेट करना, यानी कि किसी कही बात को आप क्या कर रहे हैं, लिखी हुई बात को या कही हुई बात को आप नरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नरेशन। सो यहाँ पर यही चीज है कि आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, है ना, किसी के कही बात को स्पीकर कौन है, कहने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे सर। ये हो जाएगा नरेशन। वोकैबुलरी बोलते जानते हैं आप लोग, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। प्रपोजिशन भी पता है, वोकैबुलरी भी नहीं। आर्टिकुलेशन क्या होता है, आर्टिकुलेशन हम बोल सकते हैं एक आर्टिकुलेट वर्ब होती है। आर्टिकुलेट आपके एग्जाम में एमयू ने कई बार पूछा है आर्टिकुलेट। ठीक है, आर्टिकुलेट क्या होता है, इसका ही सिनोनिम होता है इलेक्वेंट। इलेक्वेंट, सो अ पर्सन हु, कौन हो जाएगा ये, अ पर्सन जो भी बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करता है अपनी लैंग्वेज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, जो भी, अ पर्सन हु इज एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली, दैट पर्सन और दैट थिंग वुड बी आर्टिकुलेट। सो हम क्या बोल सकते हैं, एबल टू एक्सप्रेस, वी कैन से एबल टू एक्सप्रेस, अ पर्सन हु इज एबल टू एक्सप्रेस, एबल टू एक्सप्रेस, बोलते हैं ना एलोक्वेंट स्पीकर, आर्टिकुलेट स्पीकर, जो भी उसके शब्द बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे होते हैं, उसमें कोई पजलनेस नहीं है, कोई भी इजीली एनीवन कैन अंडरस्टैंड। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर होते हैं, सबके सब आप देखेंगे उनकी स्पीच आर्टिकुलेट, बहुत ही, वो लोग आर्टिकुलेट हैं, उनकी स्पीच बहुत ही आर्टिकुलेशन होती है ना। वो भी, वो स्पीकर क्या कहलाते हैं, एलोक्वेंट कहलाते हैं, एलोक्वेंट स्पीकर। सो एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली, एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स, THOUGHT, thoughts and feelings, able to express thoughts and feelings clearly. Clear. The next question is question number 6. Both the sisters are equally pretty, but the elder. इस क्वेश्चन में ना एक एरर है, और ये टाइपिंग एरर है। इसको, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा, बोथ द सिस्टर्स आर इक्वली प्रेटी बट द एल्डर। यहाँ पर है बट द एल्डर, ये तो सही है, बट द एल्डर के बाद में ये यहाँ पे नहीं आएगा। ये ना, इसमें एक मिस्टेक है, सो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए ये चीज। बट द एल्डर, बट द एल्डर, ठीक है। अभी जो हमने लिखा था यहाँ पर क्या था, बट द एल्डर, द टू इज मोर इंटेलिजेंट, द टू इज मोर इंटेलिजेंट। सो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये पहले आनी चाहिए थी। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अगर बनाएं तो कैसे हो जाएगा ये, सर ये क्वेश्चन होना चाहिए, दिस क्वेश्चन शुड बी
लाइक दिस, बोथ द सिस्टर्स आर इक्वली प्रेटी बट द एल्डर, एंड यहाँ पे डैश, ये डैश है यहाँ पे, बट द एल्डर के बाद में द टू द टू is more intelligent. The two is more intelligent. More intelligent. Intelligent. The two is more intelligent. यही आपने बताना है. Both the sisters are equally pretty, but the elder, the two is more intelligent. यहाँ पे डैश दिया है. बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे आप. यहाँ पे क्या है सर? देखिए, अगर इसकी आप बात करते हैं, दो सिस्टरों की बात की जा रही है. बोथ द सिस्टर्स कौन है? कितने लोग हैं यहाँ पर? दो हैं. आपने प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि जब हम दो की बात करते हैं तो बिटवीन लगाते हैं, एंड जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट थ्री पर्सन्स मोर देन टू पीपल, सो वी ऑलवेज यूज अमंग, है ना. जो बिटवीन होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? टू पीपल के लिए. बिटवीन, ये जो प्रपोजिशन है, इन दोनों में क्या मतलब है? अमंग. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो बिटवीन इज ऑलवेज यूज फॉर टू पर्सन्स. टू के लिए हम बात करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू, सो वी यूज अमंग. मोर देन टू. more than two. Among always used for more than two people or two things. More than two. जैसे कि we can take another example. यहाँ पे हो जाएगा एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, so we can say the taller. बोल सकते हैं हम the taller. The taller के बाद में I can say among. The taller among slash between. है ना. एक एग्जाम्पल अपने पास से लेते हैं तो आप समझ गए होंगे. दो सिस्टर की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है बिटवीन आएगा यहाँ पे. सो आंसर शुड बी बिटवीन. अब अमंग भी है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों ही प्रपोजिशन है. बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पीपल एंड अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल. ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से. सो वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. द टोलर अमंग और बिटवीन डैश, यहाँ पे है डैश. द टोलर अमंग एंड बिटवीन टू ब्रदर्स. टू brothers two brothers is a lawyer. ठीक है, ये लॉयर हो जाएगा. एक है इसमें से लॉयर. चलिए, तो यहाँ पे बात की जा रही है द टोलर, सबसे बड़ा वाला. टू ब्रदर्स, यहाँ पर दो भाई हैं. ठीक है, ये क्या है सर? टू ब्रदर्स इज अ लॉयर. जो बड़ा वाला है उन दोनों में से क्या है? लॉयर है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे सर? बिटवीन लगाएंगे यहाँ पर, या वी यूज अमंग. जाहिर सी बात है, दो भाइयों की बात की जा रही है. कितने भाई हैं? दो भाई हैं. सो जो दो पीपल हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन का यूज किया जाता है. सो वी विल नॉट यूज अमंग. यहाँ तीन या मोर देन टू का अगर सेंस आता तो हम तीन अमंग लगाते हैं यहाँ पर, कि उन दोनों में से तीन की अगर यहाँ लगा दें हम. द टोलर थ्री ब्रदर्स इज अ लॉयर. तो यहाँ पर अमंग हम यूज कर सकते थे. ठीक है, सो हमेशा याद रखना, दो लोगों के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है, एंड मोर देन टू पीपल और मोर देन टू थिंग्स वी यूज अमंग. चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग. एंड ये एक तरह से एनालॉजी होता है. एनालॉजी का मतलब एक का रिलेशन, जो फर्स्ट वाला यहाँ पे है, इसका रिलेशन सेकंड वाले से कोई ना कोई रिलेशन होता है. सो इसका जो रिलेशन है इससे कोई ना कोई रिलेशन है. सिमिलरली अराइव जो वर्ब है, इसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई रिलेशन होगा. अगर आप इन चीजों पर गौर करें तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए जनाब, जो एक्ट होता है वो वर्ब होती है. एक्ट क्या है? अगर मैं बात करूं, जो एक्ट है यहाँ पे, ये एक्ट है वर्ब. एक्ट का ही एक्शन दिया है इन्होंने नाउन, ये इसका ही नाउन फॉर्म होती है. सो ये जो है एक्ट, ये होती है वर्ब फॉर्म. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ये वर्ब फॉर्म है, और इसकी ही जो फॉर्म नाउन है वो ये नाउन हो जाएगी. एक्शन नाउन होता है. सिमिलरली यहाँ पर इन्होंने दिया है अराइव. अराइव क्या हो जाएगा यहाँ सर? अराइव भी वर्ब है. अराइव आप जानते होंगे, अराइव क्या होती है सर? अराइव भी वर्ब होती है सिमिलरली. तो इसका ही आपको अराइव की क्या बताना है? नाउन फॉर्म बताना है. और अराइव की जो नाउन फॉर्म होती है वो क्या हो जाएगी? देखिए क्या हो जाएगा. अराइवल होता है यहाँ पे, जो सी ऑप्शन है अराइवल. अराइवल क्या हो जाएगा? नाउन फॉर्म. तो अराइव की जो नाउन फॉर्म है वो होता है अराइवल. ठीक है, आगमन यानी कि नाउन. इसलिए सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर. ठीक है जनाब. अराइव सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट है ये. एंड ये अराइविंग तो वही, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर सकती है ये, दूसरी बात ये कॉन्टिन्यूस की बात है. डिपार्ट जो है वो किसी को कहीं छोड़ देना. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ ग्रुप ऑफ डंकीज इज कॉल्ड. डंकी का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ डंकीज इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? देखिए, अ ग्रुप ऑफ डंकीज जो है, इसके कई सारे वर्ड हैं, कई सारे आपको मिलेगा.
डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट जो इसका कलेक्टिव। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक जो नाउन टॉपिक है, जो नाउन टॉपिक है आपके एएमयू, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एएमयू बीएलएलबी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। एएमयू बीएलएलबी में एक क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, मुझे लगता है शायद 2024 को छोड़कर 2024 का जो पेपर आया था, उसको छोड़कर कोई भी एक ऐसा पेपर नहीं है जिसमें कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो ग्रामर में एक टॉपिक होता है नाउन। नाउन को पूरा ना एंटायर नाउन ना पढ़कर आप सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं कुछ, अगर उनको याद कर लें तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एएमयू 2025 और इन फ्यूचर भी अगर आप तैयारी करें कुछ कोई भी, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो चीज़ इनएविटेबल है ना? कभी-कभी वो स्किप कर सकते हैं, बाकी अक्सर नहीं करते हैं। सो 2024 में 2024 में सिर्फ क्वेश्चन नहीं आया है कलेक्टिव नाउन से। मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, अगर 2024 में नहीं दिया है, सो पॉसिबिलिटी है कि 2025 में ये लोग एएमयू 2025 में 100% यानी जो अपकमिंग एग्जाम है अप्रैल में जो है, उसमें चांसेस हैं कि ये कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन देंगे, क्योंकि 24 में नहीं दिया था। बाकी अगर आप देखें 2020 में भी है, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी है, 24 में नहीं है तो 25 में आ सकता है। कलेक्टिव नाउन इज क्रूशियल टॉपिक फॉर योर एग्जाम। सो इसको कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, इनको याद कर लेना आप लोग। नाउन पूरा एंटायर नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव नाउन है, वो वोकैब होती है, उसको याद कर लेंगे तो मुझे लगता है यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हर्ड है, हर्ड किसको बोलते हैं हम, ड्रॉप किसको बोलते हैं, टीम किसको कहा जाता है, प्राइड किसको कहा जाता है, ये सब के सब जो है वो प्राइड मैंने कराया था ना 22 में, प्राइड किसको बोलते हैं, जो लाइन ऑफ ग्रुप ऑफ लायंस होता है उसको हम प्राइड बोलते हैं। ऐसे ही चींटियां जो होती हैं उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, ये कुछ चीजें हैं, इनको याद कर देना आप। कॉलोनी बोलते हैं उनको। सो सिमिलरली वी हैव अ ग्रुप ऑफ डंकीज इज कॉल्ड, जो डंकीज होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, जो वो कलेक्टिवली होते हैं। सर इसके कई सारे वर्ड्स हैं, आप इसको ड्रॉप भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आंसर तो जाहिर सी बात है डी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसको हम हर्ड भी बोलते हैं, हर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी समटाइम्स इसको हम हर्ड भी कह देते हैं, पेस भी कहा जाता है, कभी कभी हम इसको पेस भी कह देते हैं। सो ये तीनों ही वर्ड जो हैं वो ग्रुप ऑफ डंकीज के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि ऑल दो हर्ड किसी और ग्रुप के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। हर्ड जो है वो जरूरी नहीं है डंकीज के लिए, वो हम इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि ड्रॉप तो है ही स्पेसिफिकली। बाकी पेस, कुछ एग्जाम में पेस भी दिया है आंसर ऑप्शन में, ग्रुप ऑफ डंकीज जहां उन्होंने पूछा था, हर्ड भी दिया है। सो इनको भी कर लेना, ये तीनों ही एक तरह से ग्रुप ऑफ डंकीज को शो कर सकते हैं। ड्रॉप तो है ही इसके लिए। समटाइम्स हर्ड ऑल्सो शोज द ग्रुप ऑफ डंकीज एंड समटाइम्स ऑल्सो पेस शोज द ग्रुप ऑफ डंकीज। सो आंसर शुड बी डी। बट आपको पता है यहाँ तक तो हम रुकने वाले नहीं है, और चीजें भी देखेंगे जनाब। जो टीम होती है, टीम तो यूजुअली किसको रिफर करते हैं, टीम इज यूजुअली रिफर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो टीम तो किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को यूज किया जाता है, टीम है ना। ग्रुप ऑफ पीपल है तो किसी भी तरह का, एक तरह से यू कैन से दे आर टीम कलेक्टिवली। ट्रेन भी जानते हैं आप, ट्रेन क्या होती है, ग्रुप ऑफ चेन होती है एक तरह से, उसको हम ट्रेन बोलते हैं। स्टड इज इंपॉर्टेंट हियर। स्टड होता है अ ग्रुप ऑफ ब्रीडिंग हॉर्सेस, अ ग्रुप ऑफ ब्रीडिंग हॉर्सेस इज कॉल्ड स्टड। अ ग्रुप ऑफ, ये भी एक कलेक्टिव नाउन ही है। अ ग्रुप ऑफ, किस चीज का ग्रुप है, ब्रीडिंग, अ ग्रुप ऑफ ब्रीडिंग हॉर्सेस, ठीक है। इसको हम लोग स्टड बोलते हैं। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन, नाउ मूव टू द अनदर वन। इपॉक, इपॉक का मतलब क्या होता है जनाब। इपॉक जो है, इट हैज, मुझे बोलना चाहिए एक ही मीनिंग है वैसे तो इसके पास में, कोई भी है एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री इज कॉल्ड इपॉक। ये जो इपॉक नाउन है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, epoch is a noun and it means, क्या होता है इसका मतलब होता है an important period of time in history। कोई भी इतिहास में एक इम्पोर्टेंट टाइम, एक इम्पोर्टेंट एरा रहा हो उसको ही हम एपोक कहते हैं, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, इपोक बोलते हैं, जो भी एक इम्पोर्टेंट एरा रहा हो हिस्ट्री में, ठीक है। सो वी कैन से कोई भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल टाइम रहा हो उसको ही हम क्या कहा जाता है, एपोक। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं एपोक। सर इसका मतलब होता है, एपोक मीन्स होता है क्या, एन इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ, एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम
इन हिस्ट्री, इन हिस्ट्री। ठीक है जनाब। अच्छा, इसको आप चाहें तो शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं, एन इम्पोर्टेंट एरा भी तो बोल सकते हैं ना, कोई एरा था। एरा भी क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, कैसा था, इंपॉर्टेंट था, वी कैन से एन इम्पोर्टेंट एरा। ठीक है, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, एन इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, एरा। एन इम्पोर्टेंट एरा इज कॉल्ड एपोक। जैसे कि क्या है इसके, वी कैन टेक सम एग्जांपल्स। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड अ न्यू एपोक इन ह्यूमन हिस्ट्री। बिल्कुल कह सकते हैं, सही बात है। The discovery of electricity, the discovery of internet started a new epoch in human history। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं चाहें तो। जैसे इसका क्या है भाई, जब इंटरनेट की एक डिस्कवरी हुई थी तो वो भी एक क्या था, वो एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था। जब इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमंस ने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया था, उसको उसकी डिस्कवरी हुई थी, वो भी एक इम्पोर्टेंट एरा था। इन चीज़ों को ही हम एपोक कहा जाता है। सो यू कैन से द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द डिस्कवरी ऑफ इंटरनेट, ये सब चीज़ें ही एक एपोक हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री दैट वुड बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और मुझे बोलना चाहिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया था, और जिस वक्त ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन आया होगा, बहुत ही कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। अटेम्प्ट तो सबने किया होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो ये क्वेश्चन है वो शायद गलत गया हो वहाँ पे। मेरा ओपिनियन है, हो भी सकता है सही गया हो। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें कुछ है, और कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग दिया है। इवन आपकी जो पीवाईक्यू की बुक है, आप उसमें अगर आंसर की में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप इसका आंसर गलत दिया है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न भी है, और मैं वही बात कह रहा हूँ कि हर हर किसी को गूगल पे आंसर को चेक करने की आदत होती है, तो वहाँ पे वो लोग पाएंगे कि यार इसका तो आंसर ही गलत गिवन है, मतलब उनको सही लगेगा बट वो गलत है आंसर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर PYQ book, the correct answer should be C. The poet and critic have been honored। ये आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक, PYQ बुक, ये ऑप्शन हो जाना चाहिए सही, बट ऐसा है नहीं। उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये एक टॉपिक है, और ये है आर्टिकल का टॉपिक। आर्टिकल है, आर्टिकल में आपको पढ़ने के लिए मिलता है ये। वहाँ पे क्या है, आपसे कहा है क्वेश्चन में, द पोइट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड, मतलब पोइट और क्रिटिक को हैव बीन ऑनर्ड, ऑनर किया गया है, उनको प्रेज किया गया है, या किसी चीज़ से नवाजा गया है उनको। करेक्ट फॉर्म, इसका हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। पहला ऑप्शन है द पोइट एंड क्रिटिक हैड बीन। देखिए, हैड बीन किया जा चुका था, खैर ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, इसका तो हमें कोई मतलब नहीं ये से। सो इसकी हमें करेक्ट फॉर्म बतानी है। ये पास्ट की बात करेगा, हो किया जा चुका था, जबकि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट ही हम लगाएंगे। द पोइट एंड क्रिटिक हैज़ बीन ऑनर्ड, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे है, द पोइट एंड क्रिटिक बीन ऑनर्ड। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये जो बीन है, बीन क्या है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो बी है उसकी थर्ड फॉर्म बीन है ना। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट आप एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आती है। इससे पहले हमेशा और हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमेशा और हमेशा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हो सकता है वो हैज़ आए, हो सकता है हैव आए, हो सकता है वो वोज आए, हो सकता है इज आए। अगर वोज आएगी तो पैसिव बन बन जाएगा, यहाँ से आपको पता है, ये पैसिव में हम बना देंगे, ये प्रेजेंट में ही हो जाएगा। तो इतना हमेशा याद रखना कि कभी भी डायरेक्ट नहीं आ सकती। जैसे कि आप देखें, क्रिटिक के बाद में बीन लिखा है इन लोगों ने, बीन तो इसका मतलब डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो इज़ हो सकती है, वो वॉज हो सकती है, वो वर हो सकती है, वो हैज़ हो सकता है, वो हैव हो सकती है, कोई भी फॉर्म होगी, बट डायरेक्ट नहीं आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वजह से अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ये भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नाउ वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, नाउ वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, सी एंड बी। देन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इनिशियली आई हैव टोल्ड यू कि ये जो गलत है, बी भी गलत है आपकी, सॉरी सी गलत है आपकी बुक के अकॉर्डिंग और बहुत सारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो फिर करेक्ट क्या होना चाहिए? जनाब, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आर्टिकल का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये आर्टिकल में। और हमें ये चीज़ है कि आर्टिकल ये है, द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल है। द क्या है सर? डेफिनेट आर्टिकल है, किसी के बारे में बात कर रहा है।
ऐसे ही ए और एन होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। दो तरह के आर्टिकल हैं हमारे, डेफिनिट और इनडेफिनिट। दा जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। अब डेफिनिट है तो क्या है इसमें, मैं इसके लिए मुझे लगता है कि एक नई स्लाइड लेनी चाहिए और आपको एक नई तरीके से सिखाते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सी लगाया होगा। कैसे, देखिए आपके जहन में क्या रहा होगा, सर एक चीज़ है, यहाँ पे पोइट है, सो एक सब्जेक्ट ये हुआ सर, एंड एक सब्जेक्ट क्रिटिक है ये हुआ, बीच में कंजंक्शन है, एक सब्जेक्ट ये हुआ एक ये हुआ, दो हो गए। दो का मतलब ये है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल आएगी, और वर्ब क्या होती है, हैव प्लूरल होती है, तो सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, आइए देखते हैं हम लोग कैसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपको सबसे अच्छी पहली बात तो ये है कि आपको आर्टिकल में पढ़ने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैं अगर बात करूँ, सो मैं कहता हूँ यहाँ पे आपसे, इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम, द पोइट द पोइट द पोइट एंड द पोइट एंड द क्रिटिक द पोइट एंड द क्रिटिक। अब यहाँ है हैव बीन और हैज बीन ऑनर्ड, हैज बीन ऑनर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि बस यही यहाँ तक रखते हैं हम लोग। दूसरा ये है कि द पोइट एंड द पोइट एंड कोच, या द पोइट एंड एडिटर लिख लेते हैं यहाँ पर, एडिटर। द पोइट एंड एडिटर वॉज या वर प्रेज्ड। ठीक है, ये दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन हुए जनाब। इफ़ यू सी दिस केयरफुली क्वेश्चन, इफ़ यू, अगर आप इस पर गौर करें तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि सर एक आर्टिकल तो यहाँ पर है द, और एक आर्टिकल है यहाँ पर द, दो हैं। अगर यहाँ आप बात करें तो एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक आर्टिकल है, एंड बीच में ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है, जो दो फ्रेजेस को, दो दो सब्जेक्ट्स को, दो क्लोजेस को, सब चीज़ों को जोड़ता है। कंजंक्शन दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, ये भी कंजंक्शन है ऊपर। जहां पर भी आपको सेपरेट आर्टिकल्स दिखाई देंगे, ये दो पर्सन है। द पोइट अलग है, द के बाद में जो ये पोइट आया है ये डिफाइन कर रहा है कि द पोइट यानी कि दिस इज अ सेपरेट पर्सन। एंड लगा है, उसके बाद में द क्रिटिक है, ये द क्रिटिक बता रहा है कि ये डिफरेंट पर्सन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सो ये एक क्रिटिक एक अलग पर्सन है, पोइट एक अलग पर्सन है, यहाँ दो लोग हैं। दो लोग मिलकर यहाँ पर क्या आना चाहिए सर, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास में सब्जेक्ट दो हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है, सो हैज़ कभी भी नहीं आती है, प्लूरल के साथ में हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है, हैव इज ए प्लूरल वर्ब। यहाँ पे तो ये सही हो जाएगा। बट अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहाँ पर है द पोइट। द पोइट का मतलब क्या है, यहाँ पर पोइट तो है, अब ये एडिटर कौन है जनाब, इसका जो द है, एंड की वजह से यहाँ पर हमने द नहीं लिखकर इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये हमने क्या किया, ये हमने कॉमन ले लिया और ये द भी यहाँ पर आ गया। अब ये जो है द पोइट, जब ये कॉमन आ गया तो एक ही इंसान के बारे में बात की जा रही है, ये द पोइट भी यही है और द एडिटर भी यही है। ठीक है, द पोइट एंड एडिटर, एडिटर अगर मैंने लिखा है इसका मतलब ये एक ही है, पोइट भी एक ही इंसान है और एडिटर भी एक ही इंसान है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये एक सिंगुलर नाउन होता है। माना कि यहाँ पर एंड लगा है, लेकिन एंड जो है वो उसकी एक तरह से मुझे बोलना चाहिए क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव है ये एक तरह से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव बोल सकता हूँ मैं इसको, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पोइट तो है इंसान, साथ ही साथ एंड एडिटर भी है वो इंसान। ठीक है, द पोइट अगर मैं और लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है एक ही इंसान, या तो पोइट के बारे में बात की जाएगी या एडिटर के। एंड लगाने के बाद में दोनों चीजें कॉम्बिनेशन, मतलब एक इंसान है जैसा कि मैं हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, है ना। सो आई विल से आई एम अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। ठीक है, सो एंड आ ना लिखकर मैं कहूंगा आई एम अ स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, इसका मतलब एक ही इंसान के बारे में बात की जा रही है। सो यहाँ पर है आई एम अ स्टूडेंट एंड टीचर। सो ये वही चीज है कि द पोइट एंड एडिटर मतलब एक ही इंसान है ये। सो अगर एक इंसान है तो क्या होना चाहिए सर, अगर एक इंसान है तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं आएगा, वो प्लूरल के लिए आएगा। सो बहुत सिंपल ये हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना ऐसा ही होता है। ऊपर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये दो पर्सन अलग अलग हैं, बोथ आर डिफरेंट पीपल,
ये पोइट अलग है, ये द इसके बारे में बता रहा है यहाँ पे, ये क्रिटिक एक अलग पर्सन है, द इसके बारे में बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, ये द इसको यहाँ पे ले आऊँ मैं, तो सिर्फ एक इंसान हो जाएगा ये। पोइट और क्रिटिक एक ही इंसान है यहाँ पे, ठीक है। सो हम आर्टिकल लगाने के बाद में इसको हम सेपरेट बना देते हैं यहाँ पर, मतलब ये अलग अलग लोग हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, इसको मैं हटा दूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये एक ही इंसान होगा। फिर हम लगाएंगे द पोइट एंड क्रिटिक हैज़ बीन ऑनर्ड, यहाँ पे हैव बीन गलत हो जाएगा। सो मुझे लगता है आप समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम द लगाऊंगा मैं, तो ये क्या है, फिर ये दो लोगों को पर्सन की बात करेगा, इस वजह से फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर वर्ब सही हो जाएगा। बट एक ही इंसान है, द पोइट एंड एडिटर। एक होता ना एक इंसान के पास में दो पोस्ट होती हैं, जैसे राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, द वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, द वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन ऑनर्ड, यही तो बोलेंगे हम, उनको ऑनर्ड किया जा चुका है, यही मसला है। अगर मैंने लगाया द प्रेसिडेंट एंड द द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तब दो अलग बात हो गई। चेयरमैन अलग है पर्सन और लोकसभा का स्पीकर अलग है। तो हम द लगाकर, यानी कि द लगाकर आप क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ये जो द है इसका इतना बड़ा रोल होता है ग्रामर में। आई बात समझ में? तो मुझे लगता है आप समझ में आया होगा आपको। यही रीज़न है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इवन आपकी जो पीवाईक्यू की बुक है उसमें भी गलत ऑप्शन दे रखा है, सी दिया है, लेकिन सी होगा नहीं। इस चीज़ का याद रखना आप, क्योंकि एक एक इंसान के बारे में बात की जा रही है। ये क्या है, द पोइट है, ठीक है। एंड क्रिटिक मतलब एक ही इंसान है, ये पोइट भी है उसकी क्वालिटी और वो एक क्रिटिक भी है। तब यहाँ पे क्या आना चाहिए सर, हैज आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर शुड बी बी, ठीक है। सो बी हो जाएगा यहाँ पे, ये सही हो जाएगा, यानी कि एक पोइट है और वो क्रिटिक भी है, एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ हम लगा देते द पोइट एंड द क्रिटिक, तब ये दो इंसान हो, तब हैव बीन सही रहता, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी चेंज करने की इस क्वेश्चन को। सो मुझे लगता है आप समझ में आया होगा, बस यही था इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 इज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, कोई मसला नहीं है, हम कर देते हैं। ये है अंडरलाइन, ये वर्ड है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमें बतानी है। द बॉयज रन द ट्री, ठीक है, रन द ट्री ये चीज़ है। चलिए, रन यानी कि रन की सेकंड फॉर्म होती है रन, ये चीज़ है। सबसे पहली बात तो हमें इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, राउंड होता क्या है। अगर मैं राउंड की ही बात करूं तो देखिए, जो राउंड है ये वर्ड, राउंड के कितने सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं पता है आपको। देखिए राउंड जो है वो नाउन भी है, राउंड एडवर्ब भी है। राउंड क्या होता है, नाउन तो है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी होता है नाउन। नाउन क्या है सर, एडजेक्टिव भी है नाउन, ठीक है। नाउन अगर सेपरेट देखें, सिर्फ एक इस वर्ड की अगर मुझसे आप पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे तो मैं कहूंगा ये नाउन भी है, एडवर्ब भी है, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये वर्ब का भी काम करता है, और ये प्रपोजिशन का भी काम करता है। ये जो वर्ड है ये प्रपोजिशन का भी काम करता है, प्रीपोजिशन। सो इसके इतने सारे फंक्शंस हैं, यानी कि एक ही वर्ड है। अगर आपसे कोई कभी भी कोई पूछता है कि ये बताओ बॉय क्या है, ठीक है, बॉय क्या है, तो बॉय कहेंगे, आप कुछ नहीं बता सकते। बॉय अगर आप जैसे कि कोई भी वर्ड लीजिए, आप कोई जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल ये वर्ड हमने लिया, मैंने आपको देखिए पीछे से मैं कराता आया हूँ कि एक वर्ड के दो दो मीनिंग भी होते हैं। ऐसे ही एक वर्ड तीन तीन फंक्शन भी करता है, दो दो फंक्शन भी करता है। जैसे कि सिंस है, सिंस क्या है सर, सिंस जो है वो प्रपोजिशन भी होती है। आपसे कोई पूछे कि सिंस क्या है, बिल्कुल भी आप कहेंगे सर बहुत सारी चीज, आप ये बताइए किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करना चाह रहे हैं। तो सिंस क्या है सर, सिंस कंजंक्शन भी होता है, सिंस जो है वो प्रपोजिशन भी होता है, डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं। ऐसे ही ये है, हमसे पूछा है कि राउंड जो है, राउंड की यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। अगर सेपरेट ये वर्ड देते तो हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि बहुत सारे नाउन, राउंड जो है वो नाउन का भी फंक्शन कर लेता है, एडवर्ब का भी फंक्शन कर लेता है, एडजेक्टिव का भी, वर्ब का भी, प्रोपोजिशन का भी। यहाँ पे हमें देखना है किस चीज़ का ये फंक्शन कर रहा है। तो जनाब एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना, यहाँ पे जो बात कर रहा है ये किस चीज़ की है। यहाँ पे है द बॉयज रैन, लड़के दौड़े थे, द ट्री, ठीक है, द ट्री है, द रन है। तो क्या है, आपने देखा होगा कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पे जो राउंड वर्क कर रहा है वो एज ए प्रोपोजिशन की बात कर रहा है, यानी कि द राउंड, जैसे मैं गया, मैं कहता हूं आई आई वेंट, आई वेंट मार्केट,
ठीक है। सो आई वेंट मार्केट, आई वेंट मार्केट, मैं गया था क्या, मैं गया था मार्केट, मैं गया था मार्केट। आपको लगेगा सर ये तो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, वही चीज तो है ना, दो चीजों को हमें इनको कनेक्ट करने के लिए इस वर्ड को मुझे इससे ऐड करना है, कनेक्ट करना है, तो हमें कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और वो कनेक्टर्स ही क्या कहलाते हैं, जो रिलेट करने के लिए, यानी कि इस वेंट को मुझे मार्केट से रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सर आपको जरूरत पड़ती है प्रपोजिशन की, और ये हो जाएगा आई वेंट टू मार्केट, है ना, मैं गया था मार्केट। अब ये सही है यहाँ पे, तो ये जो कनेक्टर है इसको जो मैंने यहाँ पे किया है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, सर ये प्रोपोजिशन होता है। क्या होता है, सर ये प्रोपोजिशन होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, टू जो है वो प्रोपोजिशन है, जो रिलेटिंग वर्ड, जिसको हम रिलेटिंग वर्ड भी करते हैं, रिलेट कर रहा है वेंट को, आई वेंट वेयर मार्केट, टू मार्केट, ठीक है, तो रिलेट कर रहा है दो वर्डों को आपस में। ऐसे ही ऊपर है, ऊपर क्या है, द बॉयज रैन, ठीक है ना, लड़के दौड़े थे द ट्री, कहाँ, राउंड द ट्री। अब आपका होगा कि राउंड और अराउंड उसका डिफरेंस, अगर आपको मन करे तो हम बता देंगे राउंड और अराउंड का। देखिए स्पोकन में तो सही होता है, यहाँ पर अगर स्पोकन आप बोल रहे थे, इंग्लिश में बोलते तो आप कह सकते थे द बॉयज रन अराउंड द ट्री, ठीक है, जैसे अर्थ को बोलते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, दोनों सही हो जाते हैं स्पोकन में, ग्रामर में डिफरेंस है दोनों में। ऐसे ही यहाँ पे है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है राउंड अराउंड का क्या डिफरेंस है, हमारा तो ये टॉपिक है, ये बात क्या कर रहा है यहाँ पर, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ये दो चीजों को जोड़ रहा है, द बॉयज रन कहाँ, द ट्री, सो राउंड द ट्री, यानी कि एक पेड़ होगा यहाँ पे, कोई भी आप ट्री की बात कर सकते हैं, ये पेड़ है, और लड़कों ने क्या किया था, दौड़े थे कैसे, राउंड द ट्री, द बॉयज रन राउंड द ट्री, ठीक है। सो ये क्या है सर, ये है प्रोपोजिशन, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा पोजीशन, जो कनेक्टिंग जो कनेक्टिंग वर्ड्स है, कनेक्टर्स भी बोलते हैं इनको हम, रिलेटिंग वर्ड भी है, रिलेट कर रहा है किसको, बॉयज को, और ट्री को रिलेट कर रहा है, लड़के दौड़े थे तो कैसे दौड़े थे, राउंड द ट्री, यानी कि गोल गोल दौड़े थे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होना चाहिए, द करेक्ट आंसर शुड बी प्रपोजिशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन का वर्क किया जा रहा है, राउंड जा, ठीक है। तो बाकी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बहुत सी होती हैं, इसका मतलब नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल हमें देखना है क्या था, अब आपको समझ में आया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रेज प्रिक विक्ट्री, प्रिक विक्ट्री की बात की जा रही है यहाँ पे, ये प्रिक वर्ड एज एन एडजेक्टिव होता है, विक्ट्री है नाउन, सो ये इसको डिफाइन कर रहा है एडजेक्टिव, प्रिक विक्ट्री, कैसी विक्ट्री, प्रिक विक्ट्री, क्या मतलब होता है इसका, जनाब प्रिक विक्ट्री वो होती है, अ विक्ट्री डेट कम्स एट ग्रेट कॉस्ट, जो विक्ट्री बहुत ही ज्यादा नुकसान के बाद आती है, जैसे कि कौन सी विक्ट्री, सपोज कीजिए आप किसी भी फोर्ट जो है उसको फतेह करने के लिए जाते हैं, किले को फतेह करने के लिए जाते हैं, अब आप 10,000 की अपनी सेना लेकर गए थे, आपने इसको जीत तो लिया, आपने इसको विक्टर तो कर लिया, विक्ट्री तो हो गई आपकी जीत, लेकिन आपके पास जो भी जितने भी ट्रूप्स थे, कितने बचे आपके पास में पर्सन, सिर्फ और सिर्फ 100, कितने का यहाँ पे कत्ल कराया आपने, 9,900 का करवा दिया ना, तो यही है, यानी कि विक्ट्री तो हुई, इसको ही हम प्रिक विक्ट्री बोलेंगे, कि कौन सी विक्ट्री है, विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, तो ये है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम, प्रिक विक्ट्री होती है अ विक्ट्री, जीत तो है, सब कुछ खोने के बाद भी हम जीत गए, वही चीज है, सब कुछ खोने के बाद भी, है ना, सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत गए, मतलब आपने सब कुछ गवा दिया अपना, और जीत तो गए आप फिर भी, अ विक्ट्री डेट कम्स अ विक्ट्री डेट कम्स एट अ विक्ट्री डेट कम्स एट ग्रेट कॉस्ट, एट अ हाई कॉस्ट, या एट अ ग्रेट कॉस्ट, ठीक है, ग्रेट कॉस्ट, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर शुड बी विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं, ऑनेस्ट विक्ट्री नहीं, इजी विक्ट्री भी नहीं, ठीक है, विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, यानी कि सब कुछ गंवाने के बाद में आप जीत तो गए फिर भी। फेमिनिन वर्ड ऑफ ट्यूटर, ट्यूटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्यूटर का हमें बताना है। सो पहली बात तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो नन है, नन का मतलब क्या होता है, देखिए नन हम बोलते हैं फीमेल मोंक को, फीमेल मोंक, उनको हम नन बोलते हैं, बहुत कम यूज की जाती है ये टर्म। सेकंड टर्म है मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेसेस, अच्छा मिस्ट्रेस क्या होता है, ये प्लूरल है, सो मिस्ट्रेस क्या होता है, मिस्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये होता है, दो मतलब है, इट हैज टू मीनिंग, मिस्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं उसके प्लूरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो इट हैज टू मीनिंग्स,
कौन कौन से मीनिंग है? सबसे पहली बात तो किसी भी फीमेल हेड को हम बोलते हैं मिस्ट्रेस। फीमेल हेड है ना, हेड मतलब किसी भी कंपनी की कोई हेड हो सकती हैं या किसी एरिया की कोई हेड है, घर की भी हेड हो सकती हैं। जो हेड है उसको हम मिस्ट्रेस बोलते हैं। उसका जो प्लूरल है वो मिस्ट्रेसेस हो जाएगा, फीमेल हेड है। सेकंड जो इसका मतलब होता है कंक्यूबाइन होता है। ये कंक्यूबाइन मतलब एक तरह से एक ऐसी विमेन, यानी कि एक ऐसा मेल है पर्सन, मैरिड लाइफ तो है लेकिन मैरिड लाइफ के साथ साथ एक अनदर विमेन से उसके इलिसिट रिलेशनशिप हैं। ठीक है, लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इलीगल रिलेशनशिप हैं। सो सेक्सुअल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो किसी अनदर विमेन के साथ में उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, उस विमेन को भी हम मिस्ट्रेस बोलते हैं। पहली चीज तो हुई फीमेल हेड है कोई, ठीक है, पॉजिटिव टर्म है। कंक्यूबाइन है निगेटिव टर्म, जो फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई पर्सन इंडल्ज है जिस विमेन के साथ में, उसको हम वो बोलते हैं मिस्ट्रेस। ठीक है, कोई पर्सन है, कोई मेल है, शादी मैरिड तो है ये मेल, लेकिन एक अनदर विमेन के साथ में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंडल्ज है, उसको हम मिस्ट्रेस बोलते हैं। सो दो, इसका भी हमने देख लिया। अब बात रही मिस की। मिस किसको हम बोलते हैं? मिस तो आप जानते हैं एक टर्म है जो जनरली हम अनमैरिड गर्ल्स के लिए यूज करते हैं या अनमैरिड वेमेन के लिए। तो एक टर्म है मिस बोलते हैं ना हम, किसी भी एक अनमैरिड वेमेन है उसको भी हम मिस बोल सकते हैं, बाकी कोई यंग गर्ल है उसको भी हम मिस बोलते हैं, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर हम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस हो जाएगा। गवर्नेंस वो है, ये विमेन वो होती थी जो बहुत ही रिच क्लास फैमिलीज होती थी ब्रिटिश में, या हाँ ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स पर। सो जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हायर करते थे ना फीमेल्स को, उसको हम गवर्नेंस बोलते थे। ये हो जाएगा। ट्यूटर क्या कौन होता है? मेल, जो एक पर्सन है जो घर जाकर पढ़ाता है उसको हम ट्यूटर बोलते हैं। गवर्नेंस कौन होता है? जो फीमेल हो जाएगा। सो इसका ही फीमेल फेमिनिन जेंडर क्या हो, फेमिनिन वर्ड बनना चाहिए गवर्नेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जुवेनाइल। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है 2003 वाली, सो एएमयू ने सेम वर्ड पूछा था, कोई भी चेंज नहीं था, जुवेनाइल का वहां पर भी एंटोनिम ही पूछा था। 2003 वाली आप वीडियो देखिए, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया था। यहाँ ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे लेकिन बता सकते हैं। सर जुवेनाइल का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही यंग है ना। सो इसको आप यंग बोल सकते हैं, यंग कोई भी है। दूसरी बात, ये जो जिस अवस्था से गुजर रहा है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस है ना, स्टेजेस ऑफ एज है, ये एक एज की स्टेज है जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं। स्पेलिंग एरर एएमयू पूछता है यहाँ से, तो इसको ख्याल रखना स्पेलिंग का यहाँ से। ठीक है, अगर कोई इंसान है, सो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? सर इसके अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस, एक तरह से वहां क्या था, वहां पे था अडल्ट। अडल्ट भी तो एक होता है ना, जो यंग नहीं है वो अडल्ट है, तो यहाँ पर होना चाहिए मैच्योर। ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ईगो, इनजस्टिस, इस सब का मतलब जानते हैं आप, तो इसकी जरूरत है नहीं बताने की, सिंपल ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हिस्टेरिया। हिस्टेरिया एक मेडिकल टर्म होती है, मेडिकल कंडीशन होती है इंसान की, और इसका मतलब होता है, हिस्टेरिया का मतलब अगर मैं बात करूं जनाब, तो ये होता है एक्सट्रीम फियर। पहले तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, हिस्टेरिया है क्या? मेडिकल कंडीशन है, एक मेडिकल डिसऑर्डर मुझे बोलना चाहिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें इंसान को एक्सट्रीम फियर, बहुत ही बेइंतहा निहायत ही एक्सट्रीम फियर, डर होता है। एक्सट्रीम फियर, डर जाता है बहुत ज्यादा इंसान। ठीक है, अचानक से एक्साइट हो जाता है, एक्साइटमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पे। अचानक से बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, अचानक से गुस्सा हो गए, अचानक से एक्साइटमेंट हो गया उनको, अचानक से रोने लगे, अचानक से बहुत तेज हंसने लगे। तो जिनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, वो जो मेडिकल कंडीशन है उसको हम हिस्टेरिया बोलते हैं। एक्सट्रीम फियर, एक्साइटमेंट, और यू कैन से एंगर भी हम कह सकते हैं, और एंगर दैट कांट बी कंट्रोल, एंगर दैट कैन नॉट बी, दैट कैंट बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। ठीक है, एक मेडिकल कंडीशन है जो, जिसमें इंसान बहुत ही ज्यादा डर जाता है, एक्साइटमेंट है या एंगर है, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। बाकी इसको अनकंट्रोलेबल इमोशन भी हम कह सकते हैं। जाहिर सी बात है ना, जो इंसान अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये हो जाएगा अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल इमोशन। यहाँ पर आप अनकंट्रोलेबल इमोशन की भी बात करेंगे, तो एक तो ये है, बाकी एक चीज ये भी है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा? सर देखिए, जो मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। सो ये न्यूरोसिस यानी कि जहन से, आपके दिमाग से रिलेटेड हो जाएगा। ग्रेट नहीं हो सकता, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, और एक वर्ड और भी होता है,
ट्रांजिएंट एंड एक वर्ड और भी है जिसको मुझे बोलना चाहिए फ्लीटिंग, ये होता है फ्लीटिंग। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं और इनका मतलब है टेम्पररी, समथिंग विच इज टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी। दोनों का मतलब फ्लीटिंग एंड ट्रांजिएंट टेम्पररी होता है। टेम्पररी अचानक से गुस्सा भी हो सकता है या हैप्पीनेस भी हो सकती है, क्रेविंग, टेम्पररी क्रेविंग। सो हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट, आप ये कह सकते हैं ट्रांजिएंट क्रेविंग। आपको क्या हो रही थी, कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, है ना। अब कैसी है वो, टेम्परेरी है, आप कुछ खा लेंगे तो आपका क्रेविंग जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेरी यानी कि बहुत कुछ पल भर के लिए है, कुछ चीज बहुत ही एक छोटे पल भर के लिए है, ठीक है, उसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं, या फ्लीटिंग भी हम बोल सकते हैं, टेम्परेरी, ठीक है जनाब। चलिए, उसके बाद है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कुछ भी है जो इंसान ट्रिगर करती है फिजिकल और बिहेवियरल चेंज को, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज है, आप क्या कह सकते हैं इसको, एनीथिंग, कुछ भी है, एनीथिंग, ये है एनीथिंग दैट, जो चीज क्या करती है, दैट कैन ट्रिगर, जो ट्रिगर कर सकती है, दैट कैन ट्रिगर, एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर, या तो फिजिकल, अब फिजिकल या फिर मेंटल, बिहेवियरल बोल सकते हैं इसको हम, बिहेवियरल, एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है। सो कुछ भी है, आप चाहें तो इसको ऐसे याद रखेंगे हम, कोई भी चीज जो ट्रिगर करती है या तो फिजिकल या फिर बिहेवियरल चेंज को, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। ये भी हो चुका है। सेलेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ प्लेस विद अ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, ठीक है, एक ऐसी जगह जो मरीजों के लिए हम जहाँ पे रखा जाता है उनको, वो क्या बोलते हैं हम। अच्छा ठीक है, सबसे पहली बात तो सर इसके लिए अगर मैं बात करूं, जो इंसान ना बहुत लंबी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, उसको हम इनवैलिड्स बोलते हैं, जो बहुत ही लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं। सर वो लोग रेस्टों में रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं है, रेस्टों में तो नहीं रहते हैं वो लोग, ठीक है। ग्रेवयार्ड में, अच्छा ग्रेवयार्ड में मुर्दे रहते हैं, है ना। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, इसका एक सिनोनिम और भी है, सिमेट्री। एमयू ने पूछा था ये, इसकी स्पेलिंग एरर बन सकती है, याद रखना, CEMETERY, सिमेट्री, दोनों का मतलब होता है कब्रिस्तान, लिख लेना हिंदी में, ग्रेवयार्ड और सिमेट्री दोनों सेम होते हैं, इनका मतलब होता है कब्रिस्तान। कोई इंसान को कब्रिस्तान में रखा जाता है, सर वो तो इनवैलिड की मरने के बाद में रखा जाएगा, अभी थोड़ी ना, तो ये भी नहीं हो सकता। सेंचुरी, सेंचुरी होता क्या है, सर सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो ये होती है, सेंचुरी क्या है, कोई भी सेफ प्लेस, है ना, कोई भी सेफ प्लेस है जो लोगों या फिर जानवरों के लिए है, उसको हम सेंचुरी बोलते हैं। वी कैन से अ प्लेस, या मुझे बोलना चाहिए अ सेफ प्लेस, अ सेफ प्लेस वेयर एनीवन, जहां कोई भी, वेयर एनीवन कैसा फील करता है, एनीवन फील्स, वेयर एनीवन फील्स सिक्योर, उसको हम सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने देखा हो, जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है सेफ रखा जाता है उनको, सेंचुरी वो प्लेस होता है। जाहिर सी बात है सैनिटोरियम हो जाएगा। सैनिटोरियम कौन सी जगह होती है, सर सैनिटोरियम होता है अ प्लेस वेयर पीपल, जो लॉन्ग किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, उनको भेजा जाता है गो टू रिकवर, है ना, उनको वहां पर भेजा जाता है रिकवर होने के लिए, जो बहुत सारी लंबी लॉन्ग बीमारी से, जैसे आपको सांस की बीमारी है, तो कहते हैं ना डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आपको मसूरी जाना चाहिए, पहाड़ों वाली जगह पर जहाँ एक आपको फ्रेश हवा मिले, वो सैनिटोरियम हो जाएगा एक तरह से। सो ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, चाहे तो आप लिख सकते हैं अ प्लेस वेयर पीपल, जो लॉन्ग टर्म इलनेस से गुजर रहे हैं, गो टू रिकवर, जाते हैं उस जगह को सैनिटोरियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नो वन बट हिज कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है जमीर, कहते हैं ना हम हिंदी में, कहाँ मर गया तुम्हारा जमीर, ठीक है। सो वो हो जाएगा कंसाइंस। एडवाइज्ड हिम टू, एडवाइस भी दो होते हैं, ये एस वाला जो एडवाइस होता है जनाब, ये है वर्ब, एज ए वर्ब। एक होता है एडवाइस, ADVICE, ये होता है नाउन। सो एन से नाउन, ऊपर एस से जो मतलब एन जो है मैंने लिखा एन, एन का मतलब है नाउन होता है ये, ऊपर वाला जो SE वाला होता है वो वर्ब होती है, एज ए वर्ब काम करती है। सो नो वन बट हिज कंसाइंस, किसी ने नहीं बस उठ के जमीर ने उसको सलाह दी, हिम टू
कम बैक टू अर्थ। अच्छा, अंडरलाइन बोला है ना, अंडरलाइन तो किया नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे है, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका मतलब हमें बताना है यहाँ पे है। सो किसी ने नहीं, बट उसके ज़मीर ने उसको सलाह दी या उसको एडवाइस की, कम टू द अर्थ। अब एक फ्रेज होती है, ठीक है, एक फ्रेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका मतलब है कम, कम बैक टू अर्थ, कम बैक टू अर्थ। एक फ्रेज है कौन सी, कम बैक या कम बैक डाउन, कम बैक टू अर्थ, ठीक है। ये एक पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है जनाब, इट मीन्स रिटर्न टू रियलिटी, रिटर्न टू, रिटर्न टू रियलिटी फ्रॉम, किस, कहाँ से, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग जानते हैं ना, दिन में सपने देखना, दिन में ख्वाब देखना, है ना, खुली आंखों से जो आप ख्वाब देख रहे होते हैं ना उसको, कि काश मेरे पास 10 करोड़ रुपीस होते, काश मैं राजा होता, ये सब डे ड्रीमिंग है। इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा जनाब आपका, हाँ, कम बैक टू अर्थ, यानी कि किसी ने नहीं बट उसके ज़मीर ने उसको एडवाइस किया, कम बैक टू अर्थ। किस चीज़ के लिए, रिटर्न टू रियलिटी, की सच्चाई पर आ जाओ जनाब, ज़्यादा ऊंचे ऊंचे सपने ना देखो, है ना, हकीकत में आओ। सो इट वुड बी रिटर्न टू रियलिटी। अर्थ पर आ जाना बिल्कुल भी नहीं, रिटर्न होम बिल्कुल भी नहीं, बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं, रिटर्न टू रियलिटी, ठीक है। जैसे कि आपका भी ये सपना हो सकता है कि यार रिजर्व बैंक, क्यों ना रिजर्व बैंक इंडिया को लूट लिया जाए, आरबीआई को, क्यों ना किसी बैंक पर डाका डाल दिया जाए, है ना, क्यों ना किसी एटीएम को ही लूट लिया जाए। ये सब की सब चीजें क्या हो जाएंगी, एक तरह से डे ड्रीमिंग हो जाएगी, आपके ख्वाब हैं, कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आपको पता है बाद में क्या होने वाला है आपके साथ में। तो वही चीज हो जाएगी, कम बैक टू अर्थ। बस जमीन पे पैर रखो, ज्यादा मत सोचो। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। अच्छा, ये सब जो है ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। टर्न ओवर, फ्रेजल वर्ब होती क्या है सर, फ्रेजल वर्ब होती है किसी भी वर्ब के साथ में, कोई भी एक वर्ब है, अगर उस वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन को आप फिक्स कर दें तो वो एक पर्टिकुलर मीनिंग देती है अपना, ठीक है। किसी भी वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन को फिक्स कर दें आप, तो ये एक नया मीनिंग निकाल कर देती है, ठीक है। इसको ही हम फ्रेजल वर्ब होते हैं, ये होती है फ्रेजल वर्ब। अब इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। टर्न अप, सबसे पहली बात तो टर्न्स अप क्या होता है। टर्न्स अप हम बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपनी लाइफ में। जैसे ना, इसको अलग लिखवाता हूँ मैं, ये आपके काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ, यहीं लिखवाऊँ मैं क्या, हाँ यहीं लिखवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, काफ़ी जगह है हमारे पास में, स्पेस काफ़ी है। सो ये हो जाएगा, पहली चीज़ है टर्न ऑन क्या होता है, टर्न्स ऑन, जनाब टर्न ऑन का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, स्टार्ट और एक्टिवेट समथिंग, लाइक कोई डिवाइस है, कुछ भी है जिस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी डिवाइस के केसेस में हम यूज़ करते हैं। सो अलग ही करते हैं इसको यार हम लोग, यहाँ ना करके हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सबको अलग से नोट डाउन कीजिएगा, फ्रेजल वर्ब जितनी भी हैं। पहली थी हमारी टर्न, टर्न ऑन, इसका मतलब क्या होता है सर, टर्न ऑन का मतलब वही चीज़ है, टर्न ऑन बोलते हैं ना, प्लीज टर्न ऑन द, प्लीज टर्न ऑन द टीवी, है ना, प्लीज स्विच ऑन या टर्न ऑन, स्विच ऑफ भी बोलते हैं, टर्न ऑन भी बोलते हैं। सो स्टार्ट, या तो हम कह सकते हैं स्टार्ट करना या किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, स्टार्ट, एक्टिवेट समथिंग, कुछ भी, समथिंग लाइक, लाइक एक तरह से हो जाएगा, एग्जाम्पल टीवी ले सकते हैं, टीवी है, लाइट्स हैं, टीवी लाइट्स, सो स्टार्ट ऑन। इसका एग्जाम्पल जाहिर सी बात है, आप बोलते हैं ना, प्लीज, प्लीज टर्न ऑन द टीवी, प्लीज टर्न ऑन द टीवी, प्लीज टर्न ऑन द टीवी, क्या हो जाएगा, प्लीज टर्न ऑन, प्लीज टर्न ऑन द टीवी, है ना, या टीवी ऑन कर दो जरा। तो इसका क्या मतलब होता है, ये टर्न ऑन जो है वो टर्न ऑन फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब है स्टार्ट करना, यार प्लीज स्टार्ट द टीवी, और इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लीज स्टार्ट और प्लीज एक्टिवेट द टीवी, प्लीज टर्न ऑन द टीवी, यू कैन से टर्न ऑफ, इसका उल्टा हो जाएगा। तो मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे है, देखिए टर्न ऑन की बात की जा रही है, इसका हमें समझ में आया। टर्न ऑफ इसका ही ऑपोजिट हो जाएगा, ये आप लिख लेना, यानी कि इसको हम बोलेंगे स्टॉप और डीएक्टिवेट समथिंग लाइक टीवी वगैरह, ये आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसको आप खुद बना लेना यहाँ पे,
ये जो टर्न ऑफ है ये एंटोनिम हो जाएगा इसका ही, टर्न ऑफ, यानी कि स्टॉप और डीएक्टिवेट। स्टार्ट की जगह आप स्टॉप लिखेंगे, स्टॉप और डीएक्टिवेट समथिंग लाइक टीवी और लाइट्स, कोई मसला नहीं है, दोनों हो गई। थर्ड हमारे पास है क्या चीज़ है यहाँ पे, टर्न अप। ठीक है, टर्न अप का भी एक अपना मतलब होता है, एंड टर्न अप जो है वो भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जनाब, इट मीन्स, टर्न अप का मतलब होता है स्टॉप और, नहीं नहीं स्टॉप नहीं है इसका मतलब, स्टॉप थोड़ी ना होगा। टर्न अप का क्या होता है, हाँ, आप इसको अराइव बोलते हैं, अराइव यानी कि आना या डिसपियर होना कहीं पर, और अपीयर दिखना, अराइव आगमन और अपीयर होना, दिख जाना कहीं पर, इसके लिए हम टर्न अप का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल कराएं, चलिए एग्जाम्पल कराते हैं इसके कुछ, जैसे कि वी कैन से ही ऑलवेज, या ही की जगह हम आई करते हैं, आई ऑलवेज, मैं हमेशा क्या होता हूँ, आई ऑलवेज टर्न्स अप, आई ऑलवेज टर्न अप लेट फॉर द क्लास, फॉर द क्लास, फॉर द क्लास, है ना। सो टर्न अप का मतलब क्या हुआ सर, मैं हमेशा लेट जाता हूँ, है ना। मैं दिखता हूँ, आई ऑलवेज अपीयर लेट फॉर द क्लास, या आई ऑलवेज अराइव लेट फॉर द क्लास, तो ये मतलब हुआ ना इसका, है ना, मैं हमेशा जो है वो लेट क्लास अपीयर होता हूँ, लेट क्लास जाता हूँ या दिखता हूँ। चलिए, बाकी वी कैन से हम बोल सकते हैं वी वेटेड, यानी कि वेटेड फॉर, वेट फॉर मैंने बताया था इंतजार करना किसी का, वेट फॉर भी फ्रेजल वर्ब होती है, इंतजार करना, आई एम वेटिंग फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सो वी वेटेड फॉर, किसके लिए, वी वेटेड फॉर आवर्स, घंटों हमने इंतजार किया, बट, बट क्या हुआ, शी डिडंट, मैडम जो है शी डिडंट टर्न अप, मैडम जो है अपीयर नहीं हुई, हमने घंटों बैठ कर उनका इंतजार किया, लेकिन मैडम अपीयर नहीं हुई, कह सकते हैं हम। सो बस यही चीज़ हो जाएगा कि मैडम आई नहीं, हमने घंटों उनका इंतजार कर लिए लेकिन मैडम आई नहीं, बट शी डिडंट टर्न अप। तो समझ में आया होगा दोनों का मतलब क्या होता है, नोट डाउन कर लेना आप। टर्न ऑन का अपोजिट तो टर्न ऑफ हो जाएगा। द सेकेंड वन इज, अब यहाँ पे है टर्न ओवर का मीनिंग क्या होगा, ही जनरली एट एन आर, एट एन ओड आर की हम बात कर रहे हैं, टर्न ओवर क्या होता है। अब एक चीज़ है यहाँ पे, हाँ पहले इसका भी देख लेते हैं हम लोग, टर्न ओवर क्या हो जाएगा जनाब। टर्न ओवर का मतलब होता है फ्लिप करना, फ्लिप जानते हैं ना, पेज को पलटना, फ्लिप करना यानी कि पलटना किसी चीज़ को, आप भी फ्लिप करते हैं, फ्लिप और रोटेट समथिंग, और रोटेट समथिंग, इसका मतलब होता है फ्लिप और रोटेट समथिंग, ठीक है। अच्छा, इसको आप चाहें तो कह सकते हैं आई टर्न ओवर द पेज टू रीड मोर, आई टर्न ओवर, मैं क्या कहूँगा, यानी कि मैंने, आई टर्न, आई टर्न ओवर द पेज, आई टर्न ओवर द पेज टू रीड मोर, यानी कि मैंने पेज पलटे बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ही जनरली एट एन ओड आर, क्या टर्न ओवर की पेज पलटने की बात की जा रही है यहाँ पर, सर बिल्कुल भी नहीं, इसका तो कोई सेंस नहीं है, टर्न्स ओवर का तो कोई सेंस नहीं है, टर्न ऑन की बात की जा रही है। सर टर्न ऑन का भी कोई मतलब नहीं आ रहा, किसी ऑफ करना, ऑफ या ऑन करने की बात भी नहीं की जा रही है, टर्न ऑफ इसका ही अपोजिट होता है, इसका भी कोई सेंस नहीं है। सॉरी, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, टर्न अप, ये टर्न ऑफ को हमें रोंग करना था। तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, सी ऑप्शन। ही जनरली, वो सामान्य तौर पर टर्न्स अप एट एन ओड आवर, है ना। सो ही जनरली, सामान्य तौर पर क्या होता है, वो टर्न्स अप एट ओड आवर, आई बात समझ में। तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा आम तौर पर क्या होता है, वो जनरली अपीयर होती है या आती है क्या, एट एन ओड आवर, ओड आवर पर, मतलब समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट यहाँ पे, आई बात समझ में। तो चलिए ये हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें तो ये हम कर चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 इज डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है जनाब। डॉक्ट्राइन की अगर हम बात करें तो डॉक्ट्राइन वी कैन से
डॉक्ट्राइन क्या होता है? अ सेट ऑफ बिलीफ्स, ये है अ सेट ऑफ बिलीफ्स, BELIEFS, अ सेट ऑफ बिलीफ्स क्या है? टॉट बाय रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल ग्रुप। ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं हम, या तो रिलीजियस या पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा जो भी सेट ऑफ बिलीफ्स हैं उसको ही हम डॉक्ट्राइन बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ओनली द ओनली क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अ बिलीफ हेल्ड एंड टॉट बाय अ चर्च। सो मैंने क्या बोला? अ सेट ऑफ बिलीफ्स टॉट बाय रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप। यहाँ आप लिख सकते हैं रिलीजियस टॉट बाय, पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, UGST टॉट बाय रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप्स, उसको ही हम डॉक्ट्राइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज द मस्क्यूलिन वर्ड ऑफ लेडी। लेडी का मस्क्यूलिन बताना है, क्या होता है? चलिए, सबसे पहली बात तो लेड, मतलब ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है इसका मीनिंग क्या होता है? लेड। जनाब ये जो लेड है एक इनफॉर्मल टर्म है, और हम जनरली हम किसके लिए? यंग बॉयज के लिए यूज करते हैं, फॉर यंग बॉय। सो वी कैन से यंग बॉय, यंग बॉय एक इनफॉर्मल टर्म है। ऐसे ही अगर लेड है तो एक टर्म और भी होती है, अगर हम बॉय के लिए यूज कर रहे हैं तो गर्ल के लिए भी तो यूज करेंगे ना, तो बिल्कुल उसको हम लास बोलते हैं। ये जो है ना LASS, सो ये किस चीज को डिनोट करेगी? हम बोल सकते हैं यंग गर्ल। इनफॉर्मल टर्म है ये भी एक, है ना, लड़के और लड़की को डिनोट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, अच्छा आपको लगता होगा यार ये जब हमारे पास बॉय है, जब यंग बॉय हम जाहिर सी बात है बोल सकते हैं, तो क्यों लैड क्यों है? यार ये ना इंग्लिश, जैसे आप हिंदी में भी बोलते हैं, अब लड़का बोलते हैं हम लोग, कहीं पर लड़का कहा जाता है, कहीं पर लौंडा भी आपने सुना होगा, लौंडा वर्ड सुना है ना? तो ये जो टर्म है, अब हिंदी ही तो है, लौंडा भी तो हिंदी में ही बोल रहे हैं हम लोग, है ना? लड़का आपने सुना होगा। सो रीजन का डिफरेंस आता है, डायलेक्ट का डिफरेंस आता है, ऐसे ही इंग्लिश का सीन है। कुछ लोग, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, कनाडा वाले थोड़ा सा उसमें सटल डिफरेंस आ जाएगा, जर्मनी वाले बोल रहे होंगे तो वो थोड़ा सा सटल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ जितने भी वर्ड्स हैं ना, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। कुछ वर्ड लैटिन से लिए हैं इंग्लिश वालों ने, कुछ फ्रेंच से लिए हैं, फ्रेंच वालों ने इंग्लिश से लिए हैं, कुछ लैटिन से। सो आपस में मिक्सअप हो जाती हैं सारी चीज़ें। जैसे हम जो बोलते हैं जनरली, हम ना तो प्रॉपर हिंदी बोलते हैं, ना प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, ना प्रॉपर उर्दू बोलते हैं, ना प्रॉपर संस्कृत बोलते हैं। सो ये मिक्सचर है, हिंदी, उर्दू और संस्कृत का हम लोग जो बोल रहे होते हैं, वो सब के सब मिक्सचर है इन सारी लैंग्वेजेस का। ऐसा ही लैड है। अब हो सकता है ब्रिटिश के जो भी यानी कि वो है, ब्रिटिशर्स हैं, उनका भी कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा कहीं न कहीं, ठीक है? यूके है, यूके में कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा। हो सकता है वहाँ के लोगों में डायलेक्ट अलग हो, तो उन लोगों ने लैड, लड़के को, यंग लड़के को ना यंग बॉय ना बोलकर क्या बोल सकते हैं? बड़ी भी होता है ना एक वर्ड, ऐसे ही लेड बोल रहे होंगे। सिमिलरली लेस है वो यंग गर्ल के लिए हो जाएगा, यहाँ पे यंग गर्ल बोल सकते हैं। सो ये तो इनफॉर्मल टर्म्स हैं, ठीक है? इससे मस्क्यूलिन वर्ड का कोई लेना देना नहीं है दोनों का। मस्क्यूलिन बताना है, यानी कि ये लेडी जो है वो फीमेल टर्म है और इसका हमें मेन बताना है। ये तो इनफॉर्मल है, ये तो नहीं हो सकता, वो फॉर्मल की बात करते हैं हम वहाँ पे। सो ये नहीं हो सकता। प्रिंस, सर प्रिंस, और इसका जो प्रिंस तो मस्क्यूलिन है, इसका जो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा वो होता है प्रिंसेस। प्रिंसेस जानते नहीं? तो ये प्रिंसेस होता है फेमिनिन, ये नहीं हो सकता। हेयर कौन होता है? हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी, है ना? यही तो बोलते हैं, हु इनहेरिट्स, समवन हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी, दैट पर्सन इज कॉल्ड रिगार्डलेस ऑफ हिज जेंडर। हु इनहेरिट्स, इनहेरिट्स प्रॉपर्टी रिगार्डलेस हिज जेंडर, लीगली उसका हम हेयर बोलते हैं, वंशज। हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी, ठीक है? चलिए, प्रॉपर्टी इनहेरिट्स, हेयर होता है लॉर्ड। सर एक ही ऑप्शन बचा, फिर तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड हो जाएगा। अब आप देखकर बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लॉर्ड, हैं? लॉर्ड देखकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है। यार लॉर्ड जो है वो हम गॉड के लिए भी यूज करते हैं, सुप्रीम पावर के लिए भी, है ना? और दूसरी बात यह है कि लॉर्ड का जो यूज किया जाता है, लॉर्ड इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु हैज हाई अथॉरिटी, है ना? हु हैज हाई अथॉरिटी या हाई रैंक, जो हाई रैंक है किसी इंसान के पास में, उसके लिए भी हम लॉर्ड का यूज करते हैं। अब एक चीज है, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। देखिए लेडी क्या होता है, आपने सुना होगा,
आपने सुना होगा जेंटलमैन, हम जेंटलमैन बोलते हैं हमेशा। मैन क्या है? मैन तो सिंपल है। इसको आप जेंटल अगर लगा देंगे यहाँ पर जेंटल, तो ज़ाहिर सी बात है रेस्पेक्टेड वर्ड है ये, है ना? जेंटलमैन। इसके ही इक्वल हम जेंटल लेडी कोई नहीं होता। कभी आपने नहीं सुना होगा जेंटल लेडी या जेंटल विमेन। आप इस जेंटल विमेन की जगह जेंटल, इंस्टीड ऑफ सेइंग जेंटल विमेन, सिंपल यू कैन से लेडी। ये लेडी जेंटल विमेन ही है। सॉरी जेंटल विमेन, मैन लिखा है ना यहाँ पे, तो ये जेंटल विमेन ही है। जेंटल विमेन इज इक्वल टू मुझे कहना चाहिए जेंटल लेडी। अब जेंटल कभी नहीं लगाएंगे इसके साथ। जब जेंटल विमेन ही लेडी है तो जाहिर सी बात है जेंटल लगाने की देयर इज नो नीड टू प्रीफिक्स जेंटल हियर, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही इसका अगर आप मेल, लेडी कौन होती है? लेडी होती है जो हाई स्टेटस है जिस लेडी का, है ना? जेंटल या हाई स्टेटस की अगर मैं बात करूं, इसका ही अगर आपको मस्क्यूलिन बनाना है यानी कि मेल जेंडर बनाना है, ये डिनोट होता है लॉर्ड से। अब लॉर्ड पर्सन कौन होता है? अगर मैं लॉर्ड की ही बात करूं तो ये इंसान वो होता है जिस इंसान के पास में अ मैन ऑफ नोबल रैंक, अ मैन ऑफ नोबल रैंक, अ मैन ऑफ हाई रैंक, जिसके पास में कोई ना कोई अथॉरिटी या ऑफिस है। सो वी कैन से अ मैन ऑफ हाई, HIGH, हाई रैंक। ठीक है? तभी तो आपने कोर्ट्स में देखा होगा अक्सर मिलॉर्ड हम बोलते हैं ना, तो वो लॉर्ड कौन से? भगवान थोड़ी है वो। लॉर्ड गॉड की बात नहीं की जा रही है। वो है जिस इंसान के पास में यानी कि हाई अथॉरिटी पे कोई पर्सन बैठा है। दैट इज वाई दिस टर्म इज यूज्ड इन कोर्ट्स, जनरली इन यूज्ड इन कोर्ट्स। ठीक है? मिलॉर्ड या माय लॉर्ड भी बोलते हैं, माय लॉर्ड आपने सुना होगा, मिलॉर्ड भी बोलते हैं। वो चीज़ है ये। सो मिलॉर्ड वो भगवान नहीं बोल रहे होते हैं कि है मेरे भगवान, है मेरे रब, है मेरे अल्लाह, ये नहीं बोल रहे होते हैं। इनका मतलब होता है, इंग्लिश में इस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है जो हाई रैंक पर कोई पर्सन बैठा है, उसके लिए ये टूस यूज़ की जाती है। सेकंड ये गॉड के लिए भी यूज़ की जाती है लॉर्ड। ठीक है जनाब? सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। बाकी एक इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएँगे, उसमें जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दोज़ 20 क्वेश्चंस इन आवर अपकमिंग वीडियो।